सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। यह पाठ मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था, किंतु कुछ बच्चे जो थे वो क्लास में एब्सेंट थे, उन्होंने क्लासेस नहीं अटेंड की थी और ग्रुप में भी नहीं जुड़े थे, इसलिए वो इस पाठ को नहीं समझ पाए हैं। 5 मई से 22 मई तक आपका रिवीजन क्लासेस चलेंगी और इसी में मैं आपको जो पाठ आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन पाठों का पुनर्अभ्यास करवाऊंगी। तो उसमें पहला पाठ जो है आपका भाषा और व्याकरण है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस पाठ में आप क्या क्या सीखेंगे। इस पाठ में आप सीखेंगे कि राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि, बोली और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ये बच्चों आप लोग जानेंगे इस पाठ के अंतर्गत। अब है पूर्व ज्ञान की जांच। आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं इस पाठ को। अब पूछा जाए आपसे कि किन्हीं 4 भारतीय भाषाओं तथा 4 विदेशी भाषाओं के नाम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भारतीय भाषाएं बच्चों, जैसे सबसे पहले तो भारतीय भाषा है आपकी हिंदी। हिंदी से आप लोग सब परिचित हैं, तो पहली भारतीय भाषा है आप लोगों की बच्चों हिंदी, ठीक है। दूसरी भारतीय भाषा है आपकी मराठी। और तीसरी भारतीय भाषा है आपकी पंजाबी। पंजाबी तो बहुत से बच्चे बोलते हैं, तो ये भी हमारी भारतीय भाषा है। और चौथी हमारी भारतीय भाषा है गुजराती, ठीक है। और भी कई भाषाएं हैं, ये तो मैंने 4 भाषाएं आप लोगों को बता दी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं हैं। वैसे 22 भाषाओं को जो है हमारे संविधान में मान्यता मिली है भारतीय भाषाओं के अंतर्गत। और विदेशी भाषाओं में अगर हम जाने तो सबसे पहले आती है अंग्रेजी, जो कि हमारे वहाँ भी एक राजभाषा के रूप में जानी जाती है। और जर्मनी, ये क्या है, विदेशी भाषा है। और कौन सी विदेशी भाषा है? चीन। चीन हमारा पड़ोसी देश, उसकी भाषा है चीनी। और उसके बाद जापानी, अगर देखें तो ये भी विदेशी भाषा है, ठीक है। तो बच्चों, ये है हमारी भारतीय भाषा और ये हमारी विदेशी भाषा। इसके आधार पर ही अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि भाषा आखिर क्या है। हमने आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि भाषा जो है वो हमारे विचारों और मनोभावों का आदान प्रदान है। यानी जो मनोभाव हम अपने और विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मनोभावों और विचारों को जिस माध्यम से जानते हैं वह क्या कहलाती है? भाषा। यानी जो संसार का प्रत्येक मनुष्य है और वो अन्य मनुष्यों को तथा प्रत्येक समाज अन्य समाज को यानी दूसरे समाजों को अपने विचारों से अवगत कराता रहता है। और इस कार्य हेतु वो क्या प्रयोग करता है? भाषा का प्रयोग करता है। इस प्रकार ही हमारा जो है वो संसार चलता है, संसार का व्यवहार आदान प्रदान चलता है।
तो भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। विचारों को प्रकट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, शब्दों और वाक्यों की। ठीक है, तो शब्दों और वाक्यों को या तो हम बोलकर प्रकट करते हैं या लिखकर, और यही बोलना और लिखना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। जैसे बच्चों पहले चित्र में देखते हैं हम, क्या है, दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें मौखिक भाषा का प्रयोग है। तो पहले चित्र में बातचीत द्वारा अपने मन की बात प्रकट की जा रही है, दूसरे चित्र में पत्र लिखकर अपने मनोभाव प्रकट किए जा रहे हैं। तो पहला जो है भाषा का मौखिक रूप है और दूसरा भाषा का लिखित रूप है। तो हम अपने मनोभावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, भाषा कहलाता है। अब बच्चों हम जान लेते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। भाषा का संबंध भाष अथवा वाक से है। भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाष ये संस्कृत का शब्द है। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो ये भाष शब्द का अर्थ होता है कहना, और जो वाक है, वाक से अभिप्राय है उच्चारित ध्वनियों से है हमारी, जो हम उच्चारण करते हैं, जैसे अ आ इ ई। तो ये क्या है, ध्वनियाँ हैं। अर्थात मनुष्य जो है अपने मुख से अपनी बात कहने के लिए जिन ध्वनियों का उच्चारण करता है उनसे ही मिलकर शब्द या वाक्य के रूप में एक अर्थ या भाव प्रकट होता है, वही भाषा कहलाती है। अगर संक्षिप्त रूप में जाने तो हम अपने मनोभावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के बच्चों दो रूप हैं। अभी मैंने बताया था, जैसे मौखिक भाषा जिसमें बातचीत कर रहे थे, तो जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर और सुनकर आपस में या पढ़कर और लिखकर प्रकट करता है, दो तरीके से प्रकट करता है। तो यानी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली भाषा, और अथवा कानों से सुनी जाने वाली भाषा। जो हम आपको ये बोल रहे हैं और आप लोग यदि सुन रहे हैं तो ये मौखिक भाषा का रूप है। क्योंकि अभी हम आमने सामने नहीं है, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उस समय जो रूप होता है वो मौखिक भाषा का रूप होता है। तो मुख से बोली जाने वाली अथवा कानों से सुनी जाने वाली वाणी जो है वो भाषा का मौखिक रूप है। इसमें मुख से उच्चरित जो ध्वनियाँ होती हैं उनको बोला और सुना जाता है। यह भाषा का ध्वनि रूप है। और देखिए, जैसे ये दो विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भाषा का जो है ये लिखित रूप है। जैसे ये दो विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है, भाषा का मौखिक रूप है। और तो हम कह सकते हैं जिस भाषा के द्वारा हम बातचीत करके अपने विचार प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में क्या होता है बच्चों? लिखित भाषा भाषा का वह रूप है, इसमें व्यक्ति मुख से जो बोली गई ध्वनियाँ हैं उनको क्या करता है, उनको लिख कर प्रकट करता है। ध्वनियों के जो प्रतीक चिन्ह है, लिपि चिन्ह है, उनको उनके द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। जैसे नीचे के चित्र में देखिए, ये कविता निबंध लिख रही है, यानी ये बालिका जो है वो निबंध लिख रही है, ये भाषा का लिखित रूप है। तो इसमें व्यक्ति लिखकर विचार प्रकट करता है, दूसरे जो हैं वो उन लिखे गए विचारों को पढ़ते हैं। पुस्तक
पत्र, समाचार पत्र आदि में क्या होती है, लिखित भाषा होती है। भाषा का लिखित रूप ही उसे स्थायित्व प्रदान करता है। यानी जब से लिखित भाषा आ गई तब से भाषा के रूप को जो है सुरक्षित और संरक्षित रखा जाने लगा, और इसी कारण हम बहुत से पुराने ग्रंथ आज भी पढ़ पाते हैं, क्योंकि भाषा के जो है लिखित रूप के कारण। ऐसे भाषा का मूल रूप जो है वो क्या है आपका बच्चों, मौखिक भाषा ही है। पहले मौखिक भाषा जब क्या कहते हैं द्वारा ही बहुत से जो है गुरु और शिष्य की परंपरा चलती थी आश्रमों में, जो प्राचीन आश्रमों में, तो गुरु जो वचन या जो उपदेश देता था उसको शिष्य लोग याद कर लेते थे। तो इस तरह से प्राचीन समय में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता था। तो हमारा मूल रूप जो है भाषा का वो मौखिक ही है। अब संसार में क्या है बच्चों, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, रूसी, चीनी, तो फ्रेंच, वर्मी, उर्दू, जापानी। और भारत के विभिन्न राज्यों में, ये तो देशों में तो अलग अलग बोली जाती है, और भारत के विभिन्न राज्यों में भी जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में हमने बच्चों आप लोगों को बताया कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें बच्चों असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इन 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है बच्चों। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा जो है हम किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं, और संसार में तो अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हमारे भारत में भी अनेक भाषाएं हैं, और जिसमें से 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में मान्यता भी दी गई है। आगे हम और जान लेते हैं इस बात से बच्चों। आगे हम जान लेते हैं मातृभाषा क्या है। मातृभाषा जो हम अपने माता पिता से, अपने परिवार से सीखते हैं, यानी माँ और परिवार के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो क्या कहलाती है, मातृभाषा। अब आप लोग विद्यालय में जैसे हिंदी पढ़ते हैं, आपके घर में मान लीजिए पंजाबी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है या पहाड़ी बोली जाती है, तो आपकी मातृभाषा क्या हुई, पंजाबी, गुजराती या पहाड़ी हो सकती है। तो इस तरह से मातृभाषा जो है वो हमारी अलग होती है। उसके बाद बोली। अब आपने देखा है देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी है, बुंदेली है, इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं होती है। कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर गानी, यानी 1 कोस की दूरी तय करते हैं तो पानी बदल जाता है, लेकिन 4 कोस दूर जाएंगे तो हमारी वाणी भी बदल जाती है। जैसे हिंदी बोलते बहुत से लोग हैं, लेकिन हिंदी का हर जगह का बोलने का रूप अलग हो जाता है। जैसे हम गांव में जाते हैं तो कहते हैं भैया आइत है, जाइत है भैया। इसी तरह कहीं बोलते हैं आवत है भैया, जावत है भैया। तो इस तरह से जो ये बोली जाने वाली बोलियां हैं ये क्या कहलाती हैं, क्षेत्रों में भी, क्षेत्र विशेष में जो बोली जाने वाली भाषा है वो क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। और जब कोई क्षेत्रीय बोली एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है और उसमें साहित्य भी रचा जाने लगता है तो उसे भाषा कहते हैं। जैसे ब्रज पहले बोली थी, लेकिन जब इसमें सूरदास ने रचना की
तो साहित्य ये ब्रज भाषा कहलाने लगी। तो इस तरह से जब कोई भाषा में साहित्य की रचना हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे भाषा कहने लगते हैं। अब आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जिस प्रकार किसी भी देश का राष्ट्रध्वज होता है उसी प्रकार राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की पहचान होती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है और संपर्क की भाषा, हमारे बीच में देश में जो संपर्क की भाषा है वो ये राष्ट्रभाषा है। उसके बाद बच्चों आती है राजभाषा। देश के सरकारी कार्यालयों में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि यद्यपि हम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं हिंदी को, लेकिन हिंदी को हमारे जो संविधान में है वो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला है। हिंदी को बच्चों राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर को, इसीलिए 14 सितंबर का दिन जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है, परंतु अंग्रेजी में भी सरकारी कामकाज किया जाता है, इसलिए अंग्रेजी को भी यहाँ की राजभाषा के रूप में बच्चों जानते हैं। फिर साहित्यिक भाषा क्या है? जो हमारे पास ज्ञान का संचित भंडार है उसको साहित्य कहते हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है, तो ये क्या है? हमारे पास संचित भंडार है। तो साहित्य के द्वारा ही हमें क्या पता चलता है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के रूप में किसी जाति या वर्ग का जो जीवंत रूप है वो पाठक के सामने आता है। जैसे हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें उस समय के बारे में, लोगों के बारे में पता चलता है। तो साहित्य ही मनुष्य की अनुभूति के अनेक पक्षों को उजागर कर उनसे पाठक को परिचित करवाता है। तो मनुष्य के क्या क्या अनुभव रहे उनके अनेक पक्षों के बारे में बताता है, पाठक को उससे रूबरू कराता है। तो साहित्य हमारा क्या है? जो ज्ञान का संचित भंडार है वो हमारा साहित्य कहलाता है। और साहित्य की जो भाषा होती है वह ही साहित्यिक भाषा कहलाती है। इसमें कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार के अपने अनुभव रचना के रूप में साकार होते हैं कि वो किस तरीके से सोचता है बच्चों। जैसे हमने अभी आप लोगों को पाठ एक कविता पढ़ाई थी श्री मंगल सुमन की, तो उसमें कवि के भाव प्रकट हुए थे कि पंछी जो है वो क्या चाहते हैं? वो उन्मुक्त रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और दूसरी जो कहानी थी दादी माँ, तो दादी माँ के रूप में लेखक ने अपनी दादी के बारे में वर्णन किया है। तो उस समय की उनकी दादी माँ की जो भावनाएं हैं लेखक की दादी माँ के प्रति वो सब प्रकट होती हैं कि उनकी दादी माँ कैसे परोपकारी थी। हिंदी भाषा जो है इसका विपुल साहित्य है, मतलब इसका साहित्य असीम है, इसी कारण ये बहुत अधिक समृद्ध है। भारत में जो है उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हिंदी का बोलबाला है। हिंदी के साथ ही विभिन्न प्रांतों में भी जो है अनेक प्रांतीय भाषाएं बोली जाती हैं। हमने बताया आप लोगों को जैसे कि 22 भाषाओं को हमारे वहाँ मान्यता भी मिली है। इन भाषाओं का भी अपना समृद्ध साहित्य है, मतलब अलग अलग राज्यों की जो भाषाएं हैं उसमें भी बहुत अच्छा साहित्य लिखा हुआ मिलता है। जैसे पंजाब पंजाबी, उत्तर प्रदेश का हिंदी में मिलता है, महाराष्ट्र का मराठी में, गुजरात का गुजराती भाषा में, पश्चिम बंगाल का बांग्ला में, उड़ीसा का उड़िया भाषा में, आंध्र प्रदेश का तेलुगु में और तमिलनाडु
तमिल भाषा में। तो इसमें भी बच्चों उनका अपना अलग अलग जो है वो साहित्य मिलता है। तो हिंदी का जो साहित्य है इसीलिए बहुत अधिक समृद्ध है। अब बच्चों जान लेते हैं लिपि क्या है। जो हम मुख से ध्वनियाँ बोलते हैं उनको चिन्हों के द्वारा जो प्रकट करते हैं, यानी उनका जो लिखित रूप है, ध्वनियों का जो लिखित रूप है वह ही हमारा क्या कहलाता है, लिपि। तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है बच्चों। तो अब बच्चों हम आगे देखते हैं कि हमारे किन किन भाषाओं की लिपि कौन कौन सी है। तो बच्चों हमने आप लोगों को बताया कि हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। तो संसार की भाषाएं जो हैं वो अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा की लिपि जो है फारसी है, बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है। इसी तरह हमारे जो भारत में प्रचलित अन्य भाषाएं मराठी, संस्कृत, मैथिली, ब्रज, अवधी, मारवाड़ी आदि भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी यानी कई भाषाओं की लिपि है। जो भाषाएं हिंदी से मिलती जुलती हैं उनकी लिपि देवनागरी है। और व्याकरण क्या है। अब बच्चों किसी वाक्य को जैसे हम कहें वह पढ़ता है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सही है। अगर हम यही कहें वह पढ़ते हैं तो ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि पढ़ता तो वह है और क्रिया क्या है, पढ़ते हैं, बहुवचन लगी हुई है। तो व्याकरण हमें यही बताता है कि शुद्ध रूप से कैसे बोला जाए, लिखा जाए और कैसे हम शुद्ध रूप में पढ़ें किसी भी चीज को। तो व्याकरण हमें यह बताता है कि शुद्ध रूप से कैसे बच्चों पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे उसे बोलना है। तो व्याकरण से ही यह ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण के बिना हम भाषा के शुद्ध रूप को जान नहीं सकते हैं। तो व्याकरण के नियमों द्वारा ही भाषा में शुद्धता तथा एक रूपता बनी रहती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, यानी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, जिसके बारे में बच्चों अलग अलग पाठ भी हैं, उसे आप पढ़ेंगे, लेकिन हम सार रूप में बता देते हैं। वर्ण विचार यानी जैसे हमको वर्ण से जानना होता है, इसमें वर्णमाला की आती है अ, आ, इ, यानी हम जो मुख से उच्चारित ध्वनि करते हैं उन वर्णों के बारे में जानते हैं। फिर इसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनके बारे में जानते हैं बच्चों। और उसके बाद उनके उच्चारण कैसे किए जाते हैं इनका अध्ययन किया जाता है। वैसे तो मैंने वर्ण विचार में आप लोगों को ये पाठ में भी बताया था, लेकिन अभी जब मैं दूसरी बार पुनर्अभ्यास करवाऊंगी बच्चों तो पुनः वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी। शब्द विचार, वर्णों के द्वारा ही शब्द बनते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत हम शब्दों के भेद के बारे में, उनकी रचना के बारे में तथा शब्द बनाने की जो क्रिया है और उनके नियमों का अध्ययन करते हैं कि कैसे जो है शब्द बनते हैं हमारे। और उसके बाद वाक्य विचार। अब शब्द जब होते हैं, शब्दों को जोड़कर ही जो किसी अर्थ को प्रकट करें, भाव को प्रकट करें, उनसे वाक्य बनते हैं। तो वाक्य की बनावट कैसी होती है, वाक्य के कौन कौन से भेद हैं, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। हमने इसमें क्या क्या जाना, जो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं दूसरों के सामने और दूसरों के विचारों और मनोभावों को जानते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जो साधन है हमारे
बीच, वो क्या कहलाता है? भाषा। तो अपने विचारों को प्रकट करने और दूसरों के विचारों को समझने का जो साधन है वो क्या कहलाता है? भाषा। और भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक और लिखित। मुख से बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक। और जिसमें हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं वो भाषा क्या कहलाती है? लिखित कहलाती है। तो बच्चों ये मौखिक और लिखित है। और बोली जाने वाली ध्वनियों का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है बच्चों। और व्याकरण हमें क्या बताता है? व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के द्वारा ही हमें इस बात का ज्ञान होता है कि कैसे हम जो है शुद्ध रूप से किसी भाषा को बोलें, पढ़ें और लिखें। और व्याकरण के अंतर्गत हम 3 बातों का, व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों ये पाठ अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो पाठ मैंने आज पुनर्अभ्यास करवाया है उसी के आधार पर कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ जिनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न है जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों आपको समझ में ही आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है, माँ व परिवार द्वारा सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? माँ व परिवार के द्वारा जो हम भाषा सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा के कितने रूप हैं? उनके नाम लिखो। भाषा के किस रूप में वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी विदेशी भाषा राजभाषा के रूप में स्वीकृत है? राजभाषा किसे कहते हैं? और दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? बच्चों इसमें भाषा तो उर्दू है, शायद वो आप लोगों ने अपनी पहले उत्तर लिखा है उसमें उर्दू लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिपि लिखनी है बच्चों, फारसी लिखेंगे। दाएं से बाएं लिखी जाने वाली जो लिपि है वो फारसी आएगी। तो देख लीजिएगा, अगर इसका उत्तर उर्दू लिखा है आपने पहले अपनी पुस्तिका में, फेयर नोटबुक में, तो उसको फारसी कर लीजिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये भी अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखकर याद करिएगा। और यदि किसी प्रश्न को समझने में कोई परेशानी या समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।